आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैटलिस्ट। तो सरफेस केमिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है ये कहते हैं कि डिफाइन अगर हम करें तो कहते हैं केमिकल कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस दैट अल्टर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग यूज्ड अप एंड फिनोमेना इज नोन एज कैटालाइसिस। कैटालाइसिस कहते हैं जो फिनोमेना यूज होता है और जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं कैटलिस्ट कहते हैं। देखिए कैटलिस्ट आपने बहुत सारे रिएक्शंस में अभी तक पढ़े होंगे, हम एरो पे लिखते हैं कैटलिस्ट लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड यूजिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के साथ क्या होता है कि ये खुद रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होते बाय मास एंड बाय केमिकल कंपोजिशन बट अल्टर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की रेट को हम अल्टर इसलिए कह रहे हैं बच्चों कि नॉर्मली क्या होता है कि हम जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, बट जैसे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं वैसे ही कुछ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट ये है कि वो कम यूज़ होते हैं, ज़्यादा एग्जांपल उसके नहीं लोग देते हैं या नहीं दिए जाते, इसलिए मतलब माइंड में ये होता है कि कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें। हम बात कर रहे हैं बढ़ाने की नहीं, मतलब कैटलिस्ट अगर ऑन द होल बात की जाए तो दोनों तरह के काम करते हैं। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस that alter the rate of chemical reaction. Alter the rate of reaction means it either increases or decreases, जैसा भी आप यूज़ करना चाहें। ठीक है बेटा, अलग अलग अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है और कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। क्लियर हुई बात बच्चों। कैटलिस्ट में कैटलिस्ट को आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक होमोजीनियस कैटालाइसिस और दूसरा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। देख कैटालाइसिस क्या है, इट इज़ अ फिनोमेना जिसमें हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। होमोजीनियस कैटालाइसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइसिस उसे कहते हैं जहां पर हमारे रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट ये सेम फेज में प्रेजेंट हो। क्या क्या चीज़, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट both are present in same phase. तो when the reactant and the catalyst are in the same phase, चाहे वो solid हो या liquid हो या gas हो, then the catalysis is said to be homogeneous. For example देखिए यहाँ पर जैसे हमने यूज़ किया है एक रिएक्शन है जिसमें हमने हाइड्रोलाइसिस ऑफ इसका एस्टर को रिएक्शन लिया। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में CH3COCH3 लिक्विड स्टेट में ये एस्टर है, इसकी हाइड्रोलाइज करवाई है H2O लिक्विड में और यहाँ कैटलिस्ट यूज हुआ है HCl लिक्विड। देखिए आपका रिएक्टेंट दोनों लिक्विड में है और कैटलिस्ट भी लिक्विड स्टेट में है। जब इस तरह का केस होता है तो उसे कहते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस कहते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटे, देखिए मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो कॉमन रिएक्शन जो आपको याद रखना आसान होगी। ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम हाइड्रोलाइसिस एस्टर कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमारे पास एसिड एंड अल्कोहल। ये रिएक्शन आप बहुत छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि आप जो एस्टर यूज़ करेंगे हाइड्रोलाइज करने पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसिड एंड अल्कोहल, एसिड एंड अल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ पर जो दोनों रिएक्टेंट हैं और आपका कैटलिस्ट है ये किस फेज में है, ये लिक्विड फेज में है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगेन यहाँ पे देखिए, इसमें लिया हमने C12H22O11, इसे स्यूक्रोस और केन शुगर कहते हैं। इसकी भी हाइड्रोलाइज करवाई है, वाटर के साथ रिएक्शन किया है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लिक्विड। H2SO4 लिक्विड ये सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड स्टेट में है। इससे जो प्रोडक्ट में मिलेगा ये बनेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज C6H12O6 लिक्विड प्लस फ्रक्टोज C6H12O6 लिक्विड, दोनों लिक्विड स्टेट में है। तो इस तरह से अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं किसकी, स्यूक्रोज की, तो उसे भी होमोजीनियस कैटालाइसिस कहते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो स्यूक्रोज है
और वाटर ये दोनों लिक्विड स्टेट में है और सल्फ्यूरिक एसिड भी लिक्विड स्टेट में है, तो अगेन यहाँ पर क्या है, फिजिकल स्टेट सेम है। तीसरा केस जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, कैटलिस्ट NO अगेन गैसियस फॉर्म में, यहाँ पर भी क्या है, सारे सेम फेज में। तो फेज सेम मतलब लिक्विड स्टेट हो, सारा गैसियस स्टेट हो या सारा सॉलिड स्टेट हो, ठीक है। अगर इस तरह का स्टेट होता है, मतलब रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का सेम फेज होता है, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस कहते हैं। देन सेकेंड टाइप इज हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का मतलब होता है बेटा कि जहाँ पर फेज डिफरेंट हो, ठीक है। अगर रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट होता है तो उसे होमोजीनियस कैटालाइसिस हेट्रोजीनियस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगेन हमने यूज़ किया सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, दोनों गैसेस फॉर्म में, बट यहाँ प्लैटिनम सॉलिड है जो कैटलिस्ट यूज़ किया है, तो इन दोनों का फेस गैस है जबकि कैटलिस्ट का फेस क्या है, सॉलिड है, डिफरेंट फेस में, तो इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस कहते हैं। और यहाँ प्रोडक्ट यहाँ भी SO3 गैस मिला। अच्छा, कुछ रिएक्शंस को मैं ये कहूँगा बेटा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो आप ऑब्जेक्टिव आपको कंपटीशंस में भी आते हैं और साथ में जो आपका इसका होता है पेपर बोर्ड का होता है उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपको जो है वहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ देखिए, इसमें क्या है, हम अगर बात करें होमोजीनियस कैटालाइसिस की या हेट्रोजेनस कैटालाइसिस की, जो हमने ये रिएक्शन लिखी है SO2 गैस प्लस O2 गैस, यहाँ NO गैस है, SO3 फॉर्म हो रहा है, ठीक है बेटे। यहाँ देखिए हेट्रोजीनियस में SO2 गैस, O2 गैस, प्लैटिनम है, SO3 फॉर्म हो रहा है। फ़र्क क्या सिर्फ दोनों में कैटलिस्ट का है, एक जगह कैटलिस्ट NO गैस है, दूसरी जगह कैटलिस्ट प्लैटिनम गैस है। जब ये हम प्लैटिनम यूज़ करते हैं, एक्चुअली ये प्रोसेस यूज़ होती है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं इसे, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और यहाँ पर ये है लेड चैम्बर प्रोसेस कहलाती है, जिसमें यहाँ पे भी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन है। तो दो मेथड सल्फ्यूरिक एसिड की होती हैं। अगर NO गैस यूज होता है इसे लेड चैम्बर प्रोसेस कहते हैं, और प्लैटिनम सॉलिड यूज होता है तो उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस ज़्यादा कॉमन है, आपको आगे चल के जब हम P ब्लॉक D ब्लॉक करेंगे वहाँ भी यूज़ होगी ये रिएक्शन। तो ये याद रखिएगा कि ये जो आपकी रिएक्शन है ये क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और ऊपर वाली जो थी वो क्या थी, लेड चैम्बर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल हेट्रोजीनियस के लिए हमने लिया है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स आउट 2NH3 गैस एंड कैटलिस्ट इज आयरन सॉलिड। ये प्रोसेस बहुत कॉमन प्रोसेस है, आपको इसका नाम भी शायद पता हो, इसे क्या कहते हैं, हेबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। हेबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। जैसे ऑब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा कि इन हेबर प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज, तो आपको याद रखना है आयरन सॉलिड जो है यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी एक ये है, देखिए आपके पास 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस प्लैटिनम सॉलिड गिव्स आउट 4NO गैस प्लस 6H2O गैस। ये जो प्रोसेस है ये यूज होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ओसवाल्ड प्रोसेस फॉर द नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस यहाँ पर आपको याद रखनी है, मतलब ऐसे एग्जांपल की तरह भी याद रखें। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है आपको, व्हाट इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, तो आपको वहाँ पर एग्जाम्पल, इसके स्पेशली कैटलिस्ट वाले केस में एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे चीज़ों के, क्या होता है होमोजीनियस कैटालाइसिस और क्या होता है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो ये तो हो गई बात कैटालाइसिस जो है उसके दो टाइप। कैटालाइसिस में मैंने आपको ये कहा था कि कैटालाइसिस क्या है, जो फिनोमेना होता है कैटलिस्ट करने का उसे कहते हैं कैटालाइसिस। देन टाइप ऑफ कैटालाइसिस, टाइप ऑफ कैटालाइसिस जो है बेटा इसको आगे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं टाइप ऑफ कैटालाइसिस को। अच्छा, एक ये कॉमन एग्जांपल और है, याद रखिएगा, अब ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। वन वेजिटेबल ऑयल जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ निकल सॉलिड, यहाँ पर बन गया वेजिटेबल घी और वनस्पति घी। इसमें जो है ये भी हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है, जो कि यहाँ पर
फेज डिफरेंट है कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट का, तो इसे भी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ कैटालाइसिस की। टाइप ऑफ कैटालाइसिस में फर्स्ट है पॉजिटिव कैटालाइसिस। पॉजिटिव कैटालाइसिस मतलब या पॉजिटिव कैटालिस्ट ये वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, या हम कहते हैं व्हेन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज accelerated by a foreign substance, it is called positive catalyst and the process is called positive catalysis। ठीक है ना बेटे, अगर कोई चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज पॉजिटिव कैटालाइसिस। अब देखिए इसको किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन, एक्चुअली कैटलिस्ट का जो टोटल फंक्शन है वो डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पर। यहाँ पर देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये है एनर्जी और इधर है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट पहले क्या होते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचते हैं और उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। तो ये जो स्टेज है, ये जो एनर्जी है गेन करते हैं, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा स्लो। याद रखिए, जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी रेट उतना स्लो होगा। ठीक है बेटे, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसमें जब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। देखिए ये वाला पार्ट है विदाउट कैटलिस्ट और ये है विद कैटलिस्ट इन केस ऑफ पॉजिटिव कैटालाइसिस। अगर हम पॉजिटिव कैटालाइसिस करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। मीन्स जो रिएक्शन पहले इस पाथ को फॉलो कर रही थी अब ये शॉर्ट पाथ फॉलो करेगी, तो ऑब्वियसली टाइम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव कैटालाइसिस, विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव कैटालाइसिस। तो ये अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो इसके एग्जाम्पल फिर हम वही पुराने एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने लिया हेबर प्रोसेस का, हेबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आपको फॉर्म हो रहा है अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ आयरन सॉलिड एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव कैटलिसिस का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया अगेन SO2 + O2 इन प्रेजेंस ऑफ NO गैस, लेड चैम्बर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये पॉजिटिव कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर NO जो है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है और इस वाले रिएक्शन में आयरन पॉजिटिव कैटलिस्ट था। तो पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होता है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट तो उसे कहते हैं पॉजिटिव कैटालाइसिस कहते हैं। ठीक है, और जो सब्सटेंस यूज़ किया गया है उसे कहते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। सेकेंड टाइप इसका है नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर दे। अब स्लो कैसे होगी, तो स्लो इस तरह से होगी, देखिए ये हमारे पास है अगेन एक्टिवेशन एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। हमारा जब विदाउट कैटालिस्ट था प्रोसेस तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ से जाकर आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी ये है। लेकिन जब आप यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो इसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और क्या हो जाएगा, पाथ लंबा हो जाएगा, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है बेटे, इसके एग्जाम्पल याद रखने क्योंकि वो तो एग्जाम्पल कॉमन से थे। यहाँ पर एग्जाम्पल एक आपको मैंने इसलिए दिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये ग्लिसरीन लिक्विड के प्रेजेंस में डिकम्पोज होती है वाटर एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ग्लिसरीन जो है इसके रेट को, डिकम्पोजिशन रेट को जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्लो कर देती है। दूसरा एग्जाम्पल एक कॉमन एग्जाम्पल है, ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर COCl2 फॉर्म करता है प्लस साथ में HCl। COCl2 जो है पॉइजनस गैस है, तो एक्चुअली क्लोरोफॉर्म को इसलिए जो है इसमें थोड़ा अल्कोहल ऐड करके स्टोर करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अल्कोहल जो है क्लोरोफॉर्म को फॉस्जीन में कन्वर्ट होने से रोक लेता है, क्योंकि ये फॉस्जीन जो फॉर्म हुई है ये पॉइजनस गैस है, तो वहाँ पे भी हम इसको एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बेटा ये नेगेटिव कैटालाइसिस जो है यूज़ होता है। तो पहला क्या हो गया, पॉजिटिव कैटालाइसिस, दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव कैटालाइसिस, और तीसरा हमारा जो टाइप ऑफ कैटालाइसिस है वो है ऑटो कैटालाइसिस। देखिए ऑटो कैटालाइसिस जो है इसमें
हम कोई सब्सटेंस एक्स्ट्रा यूज नहीं करते। जैसे अभी तक क्या था, हम कोई एडिशनल सब्सटेंस ऐड कर रहे थे जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अल्टर कर रहे थे। इसमें जो आपके प्रोडक्ट हैं उनमें से ही एक, मतलब वन ऑफ द प्रोडक्ट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, इसलिए ये रिएक्शन स्टार्टिंग में स्लो होती हैं, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी ये रिएक्शन फास्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट है उनमें से ही एक इसमें कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल इसका है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, अगर एस्टर को हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसमें बनता है एसिड एंड अल्कोहल। तो इसमें जो एसिड है ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है। देखिए तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट CH3COC2H5 एंड CH3COH जो एक कैटलिस्ट है। ठीक है बेटे, तो ये याद रखिएगा, ऑटो कैटालिसिस का मतलब होता है कि व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है बेटे, जैसे इसमें कई बार क्वेश्चन भी आता है कि जैसे आपको पूछते हैं कि व्हाई इज द एस्टर हाइड्रोलाइसिस इज स्लो इन द बिगिनिंग एंड बिकम फास्टर आफ्टर सम टाइम। तो उसका रीज़न क्या लिखेंगे, आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एस्टिक एसिड यूज एज अ कैटलिस्ट विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से आप ऑटो कैटलिस्ट जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये एक अलग अलग टाइप ऑफ कैटलिस्ट थे या टाइप ऑफ कैटलाइसिस आप कह सकते हैं। पहला था पॉजिटिव, दूसरा था नेगेटिव और तीसरा था ऑटो कैटलाइसिस। देन इसके बाद बेटे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलाइसिस। देखिए कैटलिस्ट की जब हम बात करते हैं तो कैटलिस्ट जो है किस तरह का होना चाहिए या क्या क्या इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कुछ पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट जब हम मैकेनिज़्म करें, क्योंकि यहाँ पर दो मैकेनिज़्म भी आपने स्टडी करने हैं, उन मैकेनिज़्म में वन बाय वन पॉइंट्स को हम प्रूव करेंगे कैसे यूज़ होते हैं। जैसे पहला जो पॉइंट है या जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कैटलिस्ट की, वो है अ कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज इन मास and chemical composition at the end of the reaction। ठीक है, क्या कहा, देखिए कैटलिस्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तभी हमने ये बात की थी कि कैटलिस्ट कैसे होना चाहिए, जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। ठीक है, या फिर आपका जिनका केमिकल कंपोजिशन वाइज मास वाइज इनमें कोई चेंज ना हो आफ्टर द रिएक्शन। तो ये पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक में, कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज इन मास वाइज कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट पर जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें कैटलिस्ट का कोई पार्ट यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटे, ये हम जब हम जैसे मैंने कहा मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें प्रूव करेंगे कि ये पॉइंट कैसे एक्यूरेट है। तो क्लियर है पहला पॉइंट, कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन। Second characteristic is a small quantity of catalyst generally sufficient to catalyze almost unlimited reaction। Means catalyst ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत होती है। उसका रीज़न ये है, देखिए जो अभी हमने पिछला पॉइंट देखा, पिछले पॉइंट में क्या बात की हमने, कि कैटलिस्ट जो है वो मास वाइज एंड केमिकल कंपोजिशन वाइज यूज़ नहीं होना चाहिए। जब कैटलिस्ट यूज़ नहीं हो रहा तो उसी को रिपीटेडली हम यूज़ कर सकते हैं रिएक्शन में, इसलिए बहुत स्मॉल अमाउंट ही सफिशिएंट होती है रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। और अगेन जैसे मैंने कहा कि हम आगे चल के जब मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को अगेन डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है अ कैटलिस्ट कैन नॉट अल्टर द अ कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। कैटलिस्ट जो है ये इनिशिएट नहीं करते हैं रिएक्शन को, रिएक्शन के रेट को अल्टर करते हैं। ये कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक है। कैटलिस्ट जो है इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, मतलब कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटलिस्ट का वो है कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है अ कैटलिस्ट इज जनरली स्पेसिफिक इन नेचर। कैटलिस्ट जो है ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। स्पेसिफिक देखिए कैसे, तो स्पेसिफिक इस तरह से, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है कि हमारे पास क्या है C2H5OH, यह है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में अगर हम Al2O3 इसको एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा C2H4 + H2। इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं।
ठीक है बेटा, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जबकि अगर हम कॉपर एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं तो बनेगा अल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन, इसे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब देखिए रिएक्टेंट आपका सेम है, बट कैटलिस्ट हमने अलग यूज किया तो आपका प्रोडक्ट जो है डिफरेंट फॉर्म हो गया। इसलिए कहते हैं अ कैटलिस्ट जनरली स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब अलग अलग रिएक्टेंट कैटलिस्ट जो है अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। ठीक, उसके बाद हम कहते हैं कि अ कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आप +1 में पढ़ चुके हैं कि कैटलिस्ट जो होते हैं ये इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। उसका रीज़न ये होता है बच्चों कि कैटलिस्ट जो है हमारे, ठीक है, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में क्या होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। तो जितनी रेट अल्टर फॉरवर्ड का होगा उतना ही रेट अल्टर बैकवर्ड का होता है। तो इसलिए जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करते, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अल्टर कैटलिस्ट इसलिए कभी भी नहीं कर सकते। क्लियर है बात। उसके बाद एक टर्म हम यूज़ करते हैं कैटालिटिक प्रमोटर। देखिए कैटालिटिक प्रमोटर ये वो सब्सटेंस हैं, एडिशनल सब्सटेंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। उसे कहते हैं कैटालिटिक प्रमोटर कहते हैं। क्या है, कैटालिटिक प्रमोटर। जैसे इन केस ऑफ हेबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ molybdenum is also used which act as a promoter for iron catalyst। ठीक है, तो आयरन की एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देता है। ऐसे बहुत सारे प्रमोटर यूज किए जाते हैं। तो प्रमोटर जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन है जिसमें वनस्पति घी बनता है, इसमें निकल सॉलिड यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, बट कॉपर यूज होता है एज अ प्रमोटर। कॉपर को इसमें यूज करते हैं एज अ प्रमोटर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर प्रमोटर जो है, प्रमोटर का मतलब हुआ जो वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं उसे कहते हैं प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखनी इंपॉर्टेंट है। तो कैटालिटिक प्रमोटर आर द सब्सटेंस विच या आप कह सकते हैं इनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, उसका एक टर्म होती है कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन का मतलब होता है कुछ सब्सटेंस ऐसे भी रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन हेबर प्रोसेस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये यूज होती है एज अ कैटालिटिक पॉइजन। इसीलिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हेबर प्रोसेस। तो उसका रीज़न क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एज एक्ट कैटालिटिक पॉइजन, इसलिए उसको रिमूव करना ज़रूरी है। तो कैटालिटिक पॉइजन और कैटालिटिक प्रमोटर ये दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो कैटालिस्ट हैं ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। ठीक है, और जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इनकी बेस्ट एफिशिएंसी होती है। अगर हम बात करें इसका एग्जांपल के लिए तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक आगे हम पढ़ेंगे एंजाइम कैटलिस्ट। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं उसको प्रमोट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे डाइजेशन में एक कैटलिस्ट होता है या अलग अलग तरह की जो रिएक्शंस हैं वो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस इस पर बेस्ट एफिशिएंसी शो करती हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, मतलब 70 डिग्री तक टेम्परेचर अगर पहुंच जाता है तो उस केस में उनकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे भी ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कैटलिस्ट अपनी एक्टिविटीज़ जो है, मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये चीज़ है कैटालिटिक प्रमोटर कहलाता है, सॉरी क्या उसे बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है एक टर्म होती है शेप सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। देखिए जो कैटलिस्ट हैं
आपने देखा होगा ज़्यादातर कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ज़्यादातर क्या, मैक्सिमम। उसका रीज़न ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, इनमें लार्ज सरफेस एरिया होता है और इनका पोरस नेचर होता है, मतलब इनके सरफेस में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। जो गैसेस हैं वो उन होल्स में एड्जॉर्ब हो जाती हैं और फर्दर रिएक्शंस होती हैं, मैकेनिज्म में डिटेल में बताऊंगा। तो जियोलाइट जो है इसको हम यूज़ करते हैं एज अ शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ इस तरह की कैटलिस्ट तैयार की जिसमें जो पोर्स है उनका डायमेंशन फिक्स कर दिया गया, और इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे अल्कोहल की जो है, अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं। जियोलाइट एक्चुअली क्या होता है? जियोलाइट होता है बेटा, देखिए ये सब्सटेंस, ये फॉर्मूला है mx/n AlO2x SiO2y डॉट MH2O, ये है जियोलाइट। जियोलाइट जो है, ठीक है बेटे, ये एक एल्यूमिनोसिलिकेट माइक्रोपोरस सब्सटेंस है जो नेचुरली भी अकरिंग करता है, नेचुरली भी होता है, और इसकी प्रिपरेशन भी की जाती है। इसमें जो M है, ये कैपिटल M, ये हो सकता है Na पॉजिटिव आयन हो, K पॉजिटिव आयन हो, Ca2 पॉजिटिव आयन हो, और जो स्मॉल n है, x/n में n है, ये वैलेंसी ऑफ द मेटल है, एंड स्मॉल m जो यहाँ लिया है ये नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसे कहते हैं जियोलाइट। जियोलाइट जो होते हैं ये शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसको इसमें जो पोर्स हैं वो स्टैंडर्ड के पोर्स होते हैं, और वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, मतलब किस तरह की गैस आपने एब्जॉर्ब करानी है, कितना अमाउंट कराना है, उसके अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो जियोलाइट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। Shape selectivity of zeolite depend upon the pore structure of the catalyst. Pore size generally varies from 260 picometer to 740 picometer, ठीक है। ये जो कैटलिस्ट हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं एक पर्टिकुलर डायमेंशन के और पर्टिकुलर साइज़ के एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाता है। तो इसको कहते हैं जियोलाइट। ये यूज़ होते हैं एज अ शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है, ठीक है बच्चों। अब कैटलिस्ट में आपका रह गया मैकेनिज्म ऑफ द कैटलिस्ट एंड एंजाइम कैटलिस्ट, दो पार्ट रह गया, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे।